हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्त, जो भी नए कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको हम बता देते हैं कि मेरा वर्तमान में जो इसमें प्रैक्टिस जो करवाया जा रहा है यूथ पब्लिकेशन से करवाया जा रहा है। यूथ पब्लिकेशन में देखिएगा LPCBT2 के नाम से जो बुक आया है उसी का एनालिसिस करवा रहे हैं। इसमें अगर बात करेगा तो इसमें दो दिया है, एक बेसिक साइंस दिया है और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया है। तो बेसिक साइंस में हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर में अगर बात करेगा तो पहला वर्क पावर एनर्जी था, वर्क पावर एनर्जी। दूसरा का अगर बात करिएगा तो दूसरा चैप्टर है सेफ्टी एंड हेल्थ, सेफ्टी एंड हेल्थ। और तीसरा चैप्टर का अगर बात करेगा तो तीसरा जो है हीट एंड टेम्परेचर है, हीट एंड टेम्परेचर है। और आज का जो चौथा चैप्टर हम लेके जो आए हैं वो चौथा चैप्टर लेके आए हैं सिंपल मशीन, सिंपल मशीन, सिंपल मशीन या लीवर। इससे बहुत ज़्यादा पिछले बार 2019 में न्यूमेरिकल भी बना है। उसका ना स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट नहीं देखें पिछली वीडियो देख सकते हैं, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आप और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले हम इसका रुकमनी पब्लिकेशन का अगर बात करेगा तो रुकमनी पब्लिकेशन का जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक था उसका भी हम बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस करवाए हैं। तो वहाँ से भी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वर्तमान में आपको पर डे एक वीडियो मिलेगा यूथ पब्लिकेशन का, जिसमें आप पता इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF के माध्यम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का देखिएगा पहला प्रश्न में सिंपल मशीन का देखेंगे तो इसमें थोड़ा बेसिक अगर कंसेप्ट होगा तो और समझने में आसानी होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा परेशानी करता है। और इसमें परेशानी जो करता है वो न्यूमेरिकल करता है, देखिएगा। और फर्स्ट में न्यूमेरिकल ही मिला है। और इसमें कुछ बेसिक बात भी हम बता देते हैं आपको। देखिएगा कुछ बेसिक पॉइंट देख लीजिएगा। अगर लीवर का अगर बात करिएगा तो इसको 3 श्रेणी में रखा गया है। 3 श्रेणी में 1, 2 और 3 है, ठीक है। एक होता है प्रथम उत्तोलक, एक प्रथम उत्तोलक, और एक होता है द्वितीय उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, और एक होता है तृतीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। अब प्रथम उत्तोलक अगर बात करेगा तो एक ट्रिक याद रखेगा, FLE, FLE। एफ हो गया फलक्रम, एल हो गया लोड और ई हो गया इफर्ट। जो बीच में आएगा वही श्रेणी कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट में फलक्रम है तो फलक्रम अगर बीच में आ गया तो इसका अगर हम बनाएंगे, अगर फलक्रम बीच में आ गया, फलक्रम एफ बीच में आ गया तो बाद बाकी 2 को कहीं भी रख सकते हैं, एल यहाँ भी रख सकते हैं और ई यहाँ रख दिए। तो इस हिसाब से जब आएगा तो प्रथम श्रेणी की उत्तोलक कहलाएगा। इसी के साथ अगर द्वितीय श्रेणी का अगर बात करते हैं तो द्वितीय श्रेणी में अगर करिएगा तो लोड को बीच में रखना होगा। तो ये बताइए कि लोड जब बीच में रहेगा तो बाद बाकी कहीं भी रख दीजिए, तो एफ ही कहीं भी रख दिए तो लोड बीच में चला आता है, तो द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक कहलाता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक अगर बात करते हैं तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है वो बीच में कौन सा आता है तो इफट आता है, बीच में कौन सा आता है इफट आता है, और बाद बाकी एफ और एल कहीं भी रख दीजिए। तो ये हो गया तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। यहाँ से समझिएगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय में प्रथम श्रेणी का उत्तोलक अगर एग्जाम्पल बोलेगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता हो, जैसे तराजू से बनता है, सड़सी से बनता है, नील कटर से बनता है और कैंची से बनता है, इसी तरीका से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का अगर हम बात करते हैं, द्वितीय श्रेणी में अगर बात करते हैं तो द्वितीय श्रेणी में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न जो बनता है कि द्वितीय श्रेणी में एक पहिए वाला कूड़ा गाड़ी होता है, एक पहिए वाला कूड़ा गाड़ी हो गया। दूसरा बोलेगा कि खैनी काटने का मशीन कौन सा उत्तोलक हो गया, तो द्वितीय श्रेणी में चला जाएगा। उसी तरीके से श्रोता पूछेगा कि श्रोता किस में जाता है, तो श्रोता भी द्वितीय श्रेणी में चला जाता है। तृतीय श्रेणी का अगर बात करेगा तो तृतीय श्रेणी होता है जो मनुष्य का हाथ हो गया। उसी तरीके से स्टेपलर हो गया, स्टेपलर हो गया, चिमटा हो गया, तो चिमटा हो गया जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। तो आप अभी सिंपल ये समझिए कि 3 उत्तोलक में हम बताए थे कि पहला ट्रिक याद रखिएगा FLE। अगर फलक्रम बीच में आ रहा है तो प्रथम उत्तोलक हो गया, लोड बीच में आ रहा है तो द्वितीय उत्तोलक हो गया, और इफर्ट बीच में आ गया तो तृतीय उत्तोलक हो गया। इसका इस फॉर्मूला के माध्यम से आप बहुत आसानी से
आप श्रेणी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लीवर है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। ठीक है, इसके आगे अगर बात करेगा तो कुछ फार्मूला के रिलेटेड जो यहाँ बनता है, अगर मानते हैं कि प्रथम श्रेणी को तोलक अगर हम लेंगे तो बीच में आता है फलक्रम, ये हो गया बीच में फलक्रम। और ये बताइए कि यहाँ हम लोड ले लिए और यहाँ इफर्ट ले लिए, यहाँ लोड और यहाँ इफर्ट ले लिए। अब ये बताए कि कोई भी कंसीडर जो करेंगे तो फलक्रम से करेंगे। अगर फलक्रम से लोड के कर रहे हैं तो ये बताइए कि ये हो गया भार भुजा और ये इफर्ट हो गया तो ये हो गया प्रयास। तो हम कह सकते हैं कि एक मैकेनिकल या यांत्रिक लाभ जो बनता है, यांत्रिक जो लाभ का फॉर्मूला होता है कि यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, तो भार गुने भार भुजा होता है। भार गुने भार भुजा, भार भुजा बराबर यास गुने यास भुजा, यास गुने यास भुजा होता है, यास भुजा होता है। इसको सिंपल में हम कह सकते हैं कि भार को हम लोड लिख लेंगे, भार को लोड हो गया और ये बताइए कि भुजा हो गया, तब भार गुने भार भुजा हो गया। ये बताइए कि यहाँ हम ई दे देंगे। इसी तरीका से आयास को भी हम लिख क्या लिखेंगे, तो भार गुने भार भुजा हो गया। एक सेकंड, भार गुने भार भुजा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि भार गुने भार भुजा बटा यास गुने यास भुजा हुआ, भार गुने भार भुजा बटा यास गुने यास भुजा हो गया। अब इसी को शॉर्ट में अगर हमको लिखना पड़ेगा, लिखना रहेगा समझने के लिए, तो यहाँ शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि अगर यांत्रिक लाभ अगर मैकेनिकल बोलेंगे कि ए में ए जो होगा वो क्या होगा, तो एफ ई बटा एफ एल होगा। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं एल ई हो गया। अब समझिएगा, ये भार भुजा बटा अति आयास भुजा बटा भार भुजा हो गया और यहाँ भार बटा यास हो गया। समझिएगा, अब ये बताइए कि एफ ई जो हो गया वो देखिएगा कि यहाँ एफ ई हो गया। ठीक है, और नीचे एफ एल है तो यहाँ एफ एल हो गया। तो ये बताइए कि ई कहला गया कौन सा, तो भार भुजा हम कह सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो यास भुजा बोलेंगे। ये हो गया यास भुजा हो गया और ये हो गया भार भुजा। उसी तरीका से ये हो गया भार और ये हो गया अयास। तो सिंपल याद रखना कि यांत्रिक लाभ जो होता है वो भार गुने भार भुजा होता है और बराबर यास गुने यास भुजा हो गया। तो यहाँ से हम सिंपल कर दे सकते हैं इसको कि जो सिंपल फार्मूला बनेगा कि भार गुने भार भुजा बराबर आयास गुने आयास भुजा, यास भुजा। अब ये बताइए कि यहाँ आयास गुने यास भुजा, तो यास जब इन्हें आएगा तो हम एक फार्मूला बना सकते हैं यहाँ से कि भार बटा आयास आ गया, भार बटा अयास हो गया। इसी तरीका से बताइए कि यहाँ क्या बचा, तो अयास भुजा बचा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यास भुजा और बटा क्या लिखेंगे, तो भार भुजा लिखेंगे, भार भुजा। और ये दोनों बराबर किसका हो जाएगा, तो यांत्रिक लाभ के बराबर हो जाएगा। ये दोनों किसका बराबर हो जाएगा, तो यांत्रिक लाभ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल ये फार्मूला याद रखेगा। दूसरा फार्मूला का अगर बात करेगा तो दूसरा फार्मूला जो बनता है वो बनता है दक्षता के माध्यम से। कि बताइए कि दक्षता बराबर क्या होता है। तो अगर दक्षता का अगर पूछेगा तो दक्षता बराबर जो फार्मूला होता है, अगर दक्षता का अगर हम बात करते हैं कि दक्षता बराबर फार्मूला क्या होता है, तो दक्षता बराबर फार्मूला होता है यांत्रिक लाभ वटा वेग अनुपात होता है, वेग अनुपात होता है। तो यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात होता है दक्षता बराबर। दूसरा फार्मूला यहाँ बनता है कि बताइए वेग अनुपात क्या होता है। वेग अनुपात का अगर पूछेगा कि वेग अनुपात बराबर क्या होता है, तो वेग अनुपात होता है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी और बट्टा भार द्वारा चली गई दूरी। तो इतना फार्मूला याद रखेगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन में आएगा वहाँ हम समझाते जाएंगे। यहाँ याद रखेगा भार गुने भार भुजा बराबर यास गुने यास भुजा, और दक्षता बराबर याद रखेगा यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात। और वेग अनुपात का जो फार्मूला बनता है वो कौन सा बनता है, तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटा भार द्वारा चली गई दूरी। बाद बाकी आप अगर कंसेप्ट पढ़े होंगे या ये सिलेबस मशीन सिंपल मशीन पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से प्रश्न के माध्यम से समझ जाइएगा। अब चलिए सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि 30 केजी, अगर हम बात करते हैं कि 30 केजी और 15 केजी वजन वाले दो बच्चे हैं जो झूले मतलब शीशों के एक तरफ अलंब से क्रमशः 1 मीटर है और दूसरी तरफ 1.2 मीटर है की दूरी पर बैठा है। m केजी के एक लड़का झूले के दूसरी तरफ अलंब से 1.2 मीटर
की दूरी पर बैठता है तो झूला संतुलन की अवस्था में एम का मान ज्ञात करना है। सिंपल कहा गया है कि 30 केजी की एक लड़का और एक 15 केजी का वजन वाले दो बच्चे हैं जो झूले सी 100 के एक तरफ अलंब से, अगर अलंब का बात करें जब फलक्रम हो गया, अलंब का इंग्लिश क्या होता है, तो अलंब का मतलब हो गया फलक्रम, फलक्रम से क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है। एम केजी का एक लड़का झूले से, ये झूले सी 100 के दूसरी तरफ अलंब से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठता है तो झूले की संतुलन अवस्था में है तो एम का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से थोड़ा सिंपल समझिएगा, स्पेस हम लेंगे, देखिएगा, जिसे प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो समझने का प्रयास करिएगा। जिसे हम अगर मानते हैं कि ये हम एक ले लिए शीशों का, अगर यहाँ से हम शीशो ले लेते हैं कि ये एक शीशो है, ठीक है, एक झूला है, और यहाँ हम फलक्रम मान लेते हैं, समझिएगा, ये हो गया फलक्रम, ठीक है, ये हो गया अलंब। अब अलंब के एक साइड जो बैठाया गया है, एक साइड में एक 15 केजी और एक 30 केजी। ये बताइए पहला लड़का जो बैठा है वो कितना केजी का बैठा है, तो 30 केजी का बैठा है, और दूसरा लड़का कितना केजी का बैठा है, तो दूसरा लड़का है जो 15 केजी का बैठा है, ठीक है। फिर बोला है कि पहला लड़का है जो 1 मीटर की दूरी पर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी होगा अलंब से, ये हो गया फलक्रम, ये फलक्रम से जो दूरी होगा कितना होगा, तो 1 मीटर होगा, ये हो गया 1 मीटर हो गया। अगर बात करेगा यहाँ से फलक्रम से यहाँ पूरा दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरा दूरी कितना है, तो 1.2 मीटर का दूरी है, ठीक है, 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है 15 केजी का लड़का। दूसरी तरफ से बोला है कि दूसरी तरफ अलंब से दूसरी तरफ एम द्रव्यमान की एक लड़का है, एम द्रव्यमान का, और ये भी बैठा हुआ है 1.2 मीटर की दूरी पर, किससे, तो फलक्रम से। समझ गए होंगे। अब यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, जिसे ये बताइए कि ये हम क्या बनाए, तो यहाँ हम बनाए हैं फलक्रम। क्या बनाए, फलक्रम। अब बोला गया है कि 30 केजी और 15 केजी वजन वाले दो बच्चे झूले के एक तरफ अलंब से क्रमशः 1 मीटर, तो देखिए अलंब से 1 मीटर पर कौन सा हो गया, तो एक हो गया जो 30 केजी का लड़का है, और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे एम केजी का एक लड़का झूले पर, अच्छा 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे दूसरा लड़का है, तो 15 केजी वाला कितना है, तो 1.2 मीटर की दूरी पर कौन सा हो गया, तो 15 केजी का लड़का हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ एम केजी का लड़का है जो 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, और इसमें बोला गया है कि जो झूला है वो संतुलन में है। तो संतुलन में निकालने के लिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, बल अघूर्ण बराबर, बल अघूर्ण बराबर, तो बल अघूर्ण का जो फार्मूला होता है, बल अघूर्ण का फार्मूला होता है जो बल गुने बलबाहु होता है, बल अगुने बलबाहु होता है, बल गुने बलबाहु होता है, बलबाहु होता है। अब कुछ न करना है, दोनों देने बैलेंस कर देना है। अब बल निकालने के लिए क्या करिएगा कि ये बताइए कि 15 केजी का बल निकालना रहेगा, तो बल बराबर आपको पता है कि भार, बल या भार बराबर होता है। तो ये बताइए कि अगर वेट या बल निकालना रहेगा तो हम क्या कर देंगे, mg कर देंगे, द्रव्यमान गुने त्वरण कर देंगे या गुरुत्वीय त्वरण कर देंगे। अब ये बताइए गुरुत्वीय त्वरण करेंगे तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान मेरा कितना है, तो 15 है, द्रव्यमान कितना है, तो 15 है, स्पेस नहीं जगह। अच्छा देखिएगा, यहीं समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, ये बताइए कि पहला इक्वेशन अगर हम लेंगे कि बल गुने बलवा हो, तो ये बताइए 15 हो गया, तो 15 तो द्रव्यमान हो गया, तो द्रव्यमान हम ले लिए 15, द्रव्यमान कितना हो गया, 15। ये बताइए 15 द्रव्यमान हो गया और हमको लेना क्या चाहिए, तो बल लेना है, तो बल, तो इसको जी से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बल हो गया। और बल गुने बलबाहु लेंगे तो बल गुने बलबाहु इसका कितना है, तो इसका पूरा दिया गया है 1.2, तो 1.2 ले लिए, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब 30 केजी का लेंगे तो 30 गुने जी लेंगे, 30 गुने जी ले लिए, और गुना टाइम अति लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई 1 दिया है। अब इसको हम बराबर कर देंगे, और उन्हें कितना द्रव्यमान दिया है, तो m दिया है, और m गुने जी कर दिए तो बल लग गया। और ये बताइए कितना दिया है, तो 1.2 दिया है। अब कुछ नहीं करना, इसी को कैलकुलेशन करना है। अब ये बताइए कि अगर हम g कॉमन लेंगे यहाँ से, तो g से g इस तरफ भी कट जाएगा, ई जी हो गया और ई जी हो गया। इसी तरीके से यहाँ से ई भी जी कट गया, ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए हम यहीं काट ले रहे हैं। अब ये बताइए कि 15 और 12 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और ये बताइए ई कितना आ जाएगा, तो यहाँ 30 आ जाएगा। और इस तरफ अगर हम करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1.2 m आ जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए 30 और 18 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। 30 और 18 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 48 बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा, साइड में हम लिख दे रहे हैं।
अच्छा यहाँ समझ जाइएगा, फिर हम रिपीट कर देंगे। यहाँ समझिएगा, ये बताइए कि 48 बराबर हम क्या लिखेंगे, तो 48 बराबर हम लिखेंगे कितना, तो 1.2 m, तो m लिखेंगे और बट्टा कितना लिखेंगे, तो 1.2 लिखेंगे। अब ये बताइए पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर जाएगा 0 और बर्चक को 48 हो जाएगा। तो ये बताइए कि यहाँ से ही कटेगा तो m का वैल्यू कितना आ गया, तो m का वैल्यू आ गया 40। कुछ न करना है, जो हम समझाएं यहाँ वही करके इसको सिंपल आप क्या कर देना है, तो सोल्यूशन कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। और इसको सोल्यूशन करने के बाद आपको एम का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 40 kg मिलेगा। एक रफली फिर से हम समझा देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए प्रॉब्लम होता है, समझिएगा। जैसे ये बताइए कि ये शीशो था और यहाँ ये क्या था, फलक्रम था, ठीक है। ये बताइए कि यहाँ अगर हम बात करेगा तो यहाँ 30 kg का लड़का था और यहाँ 15 kg। 30 kg के बीच में यहाँ दिया था 1 मीटर और यहाँ दिया था कितना, तो 1.2 मीटर। इसी तरीक़ा से यहाँ जो एक लड़का खड़े बैठा हुआ था एम द्रव्यमान का, वो कितना था, 1.2 है। अब ये बताइए बल गुने बलबाहु हम बताए थे, तो बल कितना हो जाएगा, तो 15 गुने जी हो जाएगा। 15 गुने जी बल हो गया। और ये बताइए दूरी कितना है, तो 1.2 है। उसी तरीक़ा से दूसरा का अगर बात करेगा तो 30 गुने जी हो गया। और ये बताइए दूरी कितना है, तो 1 मीटर है। और इसी का बराबर करिएगा, इसी को बराबर करिएगा, बराबर यहाँ कितना है, तो m हो गया और गुने 1.2 हो गया। अब कुछ ना करना है, दोनों देने के बराबर करना है। दोनों देने के, देखिए इनने वाला जो क्रिया हुआ उसको हम एक साइड ले लिए, जो इस तरफ फलक्रम से इस तरफ हो गया, और इस तरफ की क्रिया एक बार ले लिए, ठीक है। यहाँ से m जो निकालिएगा तो m आपको देखने को मिलेगा कितना, तो 40 kg। तो हम कह सकते हैं कि संतुलन अवस्था में अगर m का कितना हो गया, तो 40 kg है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ भी आप समझ सकते हैं, यहाँ भी हम समझा देते हैं आपको। यहाँ कुछ नहीं किया गया है, जो किए वही किया है। यहाँ ले लिया है फलक्रम जो शीशो होता है, 1 मीटर पर कौन सा है, तो 30 kg का है। और ये बताइए कि यहाँ अगर बात करिएगा तो यहाँ 1.2 मीटर पर कौन सा है, तो 15 kg का लड़का है। फिर वही दूसरा तरफ बोला है कि अपोजिट साइड में 1.2 मीटर की दूरी पर एम प्रकार का एक लड़का खड़ी है। तो बल गुने बलबाहु लगाइएगा तो दोनों दिने बैलेंस करना है, इन्ने के बराबर करके बराबर इन्ने के बराबर कर दीजिएगा। तो आपको एम जो देखने को मिलेगा कितना मिलेगा, तो 40 kg मिलेगा। तो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में इस प्रश्न में बोला गया है कि एक सेकंड, इसमें कहा गया है कि कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। अगर हम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक अगर हम बात करते हैं तो आपको हम बताए थे कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो होता है कौन सा होता है, कैंची होता है। अगर एक पहिया का ठेला का अगर बात करेगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक ही हो जाता है। और बर्फ के उठाने की अगर चिमटा का बात करेगा तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। और सरौता का अगर बात करिए, नट क्रैकर का बात करेगा तो ये भी हो जाता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि उस घिरनी प्रणाली सिस्टम की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसकी यांत्रिक लाभ दिया गया है 2.5 और जहां रस्सी 10 मीटर खींचने पर भार है जो 2.5 मीटर ऊपर उठता है। यहाँ आपसे दक्षता पूछा गया है, बोला गया है कि उस घिरनी प्रणाली की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसकी यांत्रिक लाभ 2.5 हो और जहां रस्सी का 10 मीटर खींचने पर भार होता है जो 2.5 मीटर ऊपर चढ़ता है। तो ये बताइए कि यहाँ दक्षता का पूछा है, तो आपको दक्षता निकालने से पहले आपको वेग अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि दक्षता बराबर हम फार्मूला बताए थे कि अगर दक्षता का बात करिएगा तो दक्षता बराबर होता है यांत्रिक लाभ यहाँ हम बात करेंगे तो ये यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात होता है, वेग अनुपात होता है। अब ये बताइए कि वेग अनुपात होता है, तो वेग अनुपात निकालने के लिए क्या करिएगा, तो वेग रेशियो निकालिएगा। तो वेग अनुपात रेशियो जो होगा, ये बताइए कि हम बोले थे कि प्रयास द्वारा तय की गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी। तो ये बताइए प्रयास द्वारा तय की गई दूरी 10 हो गया और भार द्वारा तय की गई कितना हो गया, तो 2.5 हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं कि एन होगा जो, ये बताइए यांत्रिक लाभ कितना दिया है, तो 2.5 दिया है, 2.5 हो गया। और ये बताइए कि ये कितना दिया है, तो ये 4 दिया है और गुणे हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे दक्षता के लिए। तो ये बताइए पॉइंट से जब जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ से हम कर सकते हैं कि 25 को 250
और 250 बटा अगर हम 4 करते हैं तो कितना मिलेगा, तो 62.50% मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यांत्रिक लाभ जो दक्षता होता है वो यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात गुने 100 होता है। इस तरीका से वेग अनुपात निकालिएगा। वेग अनुपात का हम पहले ही फॉर्मूला बता दिए थे कि वेग अनुपात जो होता है वो वेग द्वारा प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा भार द्वारा तय की गई दूरी। अभी बताइए, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी 10 मीटर है और भार द्वारा तय की गई दूरी 2.5 है। तो यहाँ से वेग अनुपात निकालिएगा, यांत्रिक लाभ दिया हुआ है, गुने 100 करिएगा तो आपको बहुत आसानी से दक्षता निकल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। अगर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का अगर बात करेगा तो हम बताए थे कि ट्रिक याद रखेगा FLE। अभी बताइए बीच में क्या आना चाहिए, लोड आना चाहिए। बात बाकी कोई भी कहीं भी रहे तो ये बताइए बीच में लोड आता है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का अगर बात करेगा तो हम बताए थे कि पहिया का ठेला याद रखेगा। सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है कि पहिए का ठेला या व्हील बैरो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक आता है। अगर प्लायर का बोलेगा तो प्लायर होता है जो प्रथम श्रेणी में चला जाता है। अगर बोलेगा कि बर्फ उठाने या चिमटी बोलेगा तो चिमटी चल जाता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, और शीशो बोलेगा तो ये चल जाता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि एक चरखी है जिसकी दक्षता का पता लगाना है, जिसका यांत्रिक लाभ कितना दिया है, तो 3.6 दिया है, और जहां से रस्सी को 8 मीटर खींचने पर भार है जो 1.6 मीटर ऊपर चढ़ता है। अब ये बताइए कि दक्षता निकालने के लिए सिंपल हम क्या बताए, फॉर्मूला बताए थे कि दक्षता अगर बात करेगा तो दक्षता पूछेगा तो ये बताना है यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात होता है, वेग अनुपात होता है गुने 100 होता है। लिखिएगा, देखिएगा यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात गुने 100 होता है। अभी बताइए वेग अनुपात नहीं दिया है तो वेग अनुपात निकालने के लिए हम बताए थे कि वेग अनुपात हम VR से डिनोट करते हैं। और ये बताइए कि वेग अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी, देखिए रस्सी द्वारा चली गई दूरी कितना है, तो 8 है, और ये बताइए भार द्वारा चली गई दूरी कितना है, तो 1.6 है। ये अब करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो ये बताइए कि यांत्रिक लाभ कितना दिया है, तो 3.6 दिया है, और ये बताइए कि यहाँ से वेग अनुपात कितना आया, तो 5 आया है। इसको जब डिवाइड करिएगा और गुने 100 हो गया, एक जीरो से ई पॉइंट कटेगा तो हम कह सकते हैं कि 360 बटा कितना हो जाएगा, 360 न करके सीधे यहाँ से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कितना आ जाएगा, तो 72% आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं उसी पर है, ठीक है। यहाँ थोड़ा जो प्रश्न दिया गया है तो लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ देख लीजिएगा, एक और दोबारा हम रिपीट भी कर देते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ तो कुछ न करना है, इन बराबर अगर बात करेगा तो ये हो गया यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात हो गया। क्या हो गया, वेग अनुपात। और वेग अनुपात के लिए हम बताए थे कि वेग अनुपात के लिए कुछ नहीं करना है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी 8 हो गया, और ये बताइए भार द्वारा चली गई दूरी 1.6 हो गया। यहाँ से VR जो निकल के आएगा कितना आएगा, तो 1685 5 आएगा। अब दक्षता निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि इन बराबर MA बटा VR गुने 100 कर दीजिएगा, दक्षता निकल जाएगा। तो ये बताइए MA कितना दिया है, तो 3.6 दिया है। ये बताइए कि वेग अनुपात कितना आया, 5 आया, गुने 100 करिएगा तो आएगा कितना, 72% आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। अगर प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण का अगर बात करिएगा तो प्रथम श्रेणी का लीवर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्लायर्स जो होता है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। श्रोता का अगर बात करेगा तो द्वितीय श्रेणी में चला जाएगा। ठेला गाड़ी बात करेगा तो ये भी द्वितीय श्रेणी का चला जाएगा, और आइस टाइम होता है जो तीसरी श्रेणी के चला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि किसी भी मशीन का भार L है, अगर भार L हो गया और भार द्वारा तय की गई दूरी है जो LD है, तो भार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, भार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको पता है कि W बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है, A गुने M होता है, या हम कह सकते हैं बल गुने विस्थापन। तो ये बताइए विस्थापन को क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, S लिखेंगे। ये बताइए FS होता है तो W हो गया। ये बताइए बल कितना लगाया है, L लगाया है, विस्थापन कितना हुआ है, तो चली गई दूरी बोलेगा तो LD हुआ है। ये बताइए LD हो गया, तो यही आंसर होगा L गुने LD, या हम कह सकते हैं L स्क्वायर गुने D हो गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 7 का देखिएगा।
देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल गुने एल डी हो गया, एल गुने एल डी हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि क्लास 1 लीवर का अगर बात करिएगा कि क्लास 1 लीवर में प्रत्ययन, प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, प्रयत्न का मतलब क्या होता है प्रयास, और इसी को बल से भी हम डिनोट करते हैं। तीनों नाम इसी का है, प्रयत्न कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, बल कह लीजिए या आयास कह लीजिए, आयास कर लीजिए, चार नाम होता है। तो समझ जाइएगा, प्रयत्न हो गया, प्रयास हो गया, बल हो गया और आयास हो गया। बोला है कि क्लास 1 लीवर की प्रत्ययन दिशा होती है। तो अगर क्लास 1 लीवर का अगर प्रत्ययन का दिशा का अगर बात करते हैं तो वो एक ही दिशा की तरफ होता है। प्रत्ययन किस दिशा तो होता है तो एक ही दिशा। जैसे यहाँ सिंपल बना सकते हैं कि अगर हम यहाँ प्रयास लेते हैं, ई फलक्रम हो गया, यहाँ लोड हो गया और ये फट हो गया, तो जब यहाँ से फट लगाइएगा तो एक ही डायरेक्शन में लगाइएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्ययन लगेगा वो सिर्फ एक दिशा में ही लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सरल मशीन के वेग अनुपात मशीन द्वारा तय की गई दूरी और तय की गई दूरी का अनुपात होता है। ये बताइए कि हम जस्ट बताए थे कि वेग अनुपात वी आर जो बोलेगा, वी आर बताए थे कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी। ये बताइए प्रयास द्वारा चली गई दूरी हो गया और भार द्वारा चली गई दूरी थी। यहाँ प्रयास कर लीजिएगा और यहाँ भार कर लीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि 5 यूनिट प्रत्ययन मतलब प्रयास किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है, तो प्रत्ययन और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी क्रमशः 50 और 20 यूनिट है। तो इस मशीन की दस्ता क्या होगा? तो दस्ता बराबर हम बताए कि दस्ता निकालिएगा तो यांत्रिक लाभ हो गया, तो यांत्रिक लाभ को हम ए में लिखेंगे, और ये बताइए वेग अनुपात को हम क्या लिखेंगे? तो वी आर लिखेंगे। अब यहाँ से समझिएगा कि 5 यूनिट है जो प्रत्ययन है, ठीक है, और 10 यूनिट लोड है। अब यहाँ से आपको दोनों निकालना होगा, एक तो यांत्रिक लाभ भी निकालना होगा और एक वेग अनुपात भी निकालना होगा। दोनों निकालने के बाद आपको ही दस्ता निकाल सकते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ से पहले हम अगर यांत्रिक लाभ का अगर हम बात करते हैं कि यांत्रिक लाभ कितना होगा, तो यांत्रिक लाभ के लिए हम बताए थे, शुरुआत में ही हम लिखा दिए थे, क्योंकि शुरुआत में इसलिए लिखाए थे कि यहाँ स्पेस कम है और यहाँ बताने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि सारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम पहले बता देते हैं कि यांत्रिक लाभ का अगर बात करेगा तो ए में याद रखेगा कि एल बटा ए होता है, एक सेकंड, एल बटा अगर बात करेगा तो एल बटा ई होता है, और यहाँ जो होता है एफ ई बटा एफ एल होता है, समझिएगा। अब ये बताइए, ई हो गया भार और ये हो गया आयास, और ये हो गया भार भुजा तो यास भुजा, ये हो गया भार भुजा, ये हो गया मैकेनिकल का। अब ये बताइए कि हमको दिया गया कोई चीज, तो लोड दिया है तो 5 यूनिट प्रत्ययन हो गया, तो ये तो आयास हो गया, और 10 यूनिट लोड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एम ए जो हमको आएगा वो लोड कितना दिया है, तो 10 यूनिट दिया है, और ये बताइए प्रयत्न मतलब आयास कितना दिया है, तो 5 यूनिट दिया है, तो एम ए कितना निकल के आ जाएगा, तो एम ए आ जाएगा 2, ए में कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन निकाल लिए। अब यहाँ से हम निकालेंगे कौन सा, तो यहाँ से निकालेंगे वी आर निकालेंगे, वेग अनुपात का अगर हम बात करते हैं। तो वेग अनुपात निकालने के लिए हम बोले थे कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी, तो ये बताइए प्रयास द्वारा चली गई दूरी 50 है, और ये बताइए कि भार द्वारा चली गई दूरी 20 हो गया, तो 50/20 अगर हम करेंगे तो 5/2 यहाँ ए आ गया। अब सिंपल एन बराबर लगा दीजिए। दस्ता का अगर बात करेगा तो यांत्रिक लाभ कितना हो गया 2, और ए कितना हो गया वेग अनुपात 5/2, तो 2 जाएगा ऊपर, तो यहाँ ऊपर 2 चला गया। अब गुने क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे। अब ये बताइए कि यहाँ हो जाएगा बी 500, तो हम कह सकते हैं कि यांत्रिक जो लाभ देखने को मिला वो कितना देखने को मिला है, तो 80% देखने को मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, देखिए सोल्यूशन भी दिया हुआ है, सोल्यूशन के माध्यम से थोड़ा लेंदी देता है सोल्यूशन में, कहीं कहीं क्वेश्चन है जो सटीक भी सोल्यूशन दिया है, और बाद बाकी कुछ ऐसा भी आएगा जो लेंदी देगा, तो जो हम समझाएं वहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव को कारण मशीन का कार्य आउटपुट इन कार्य इनपुट से क्या होता है। सिंपल समझाते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट होता है, चाहे कार्य इनपुट के क्या होता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि मानते हैं कि आप कार्य जो किए वो 50 यूनिट काम किए,
ठीक है। तो 50 यूनिट आप इनपुट दिए, इनपुट कितना दिए तो 50 इनपुट दिए, ठीक है। अगर आउटपुट का अगर बात करेगा तो हमेशा आउटपुट क्या होता है कि इनपुट से कम ही निकलता है, चाहे तो 49 निकल जाए या 49 पॉइंट कुछ निकल जाए या 48 निकल जाए, कभी भी 50 नहीं आएगा। मतलब इनपुट बराबर उतना आउटपुट नहीं मिल सकता है। ऐसा ना हो कि इनपुट 50 लगाएं और आउटपुट भी 50 आ जाएगा। एक काम जो होता है वो होता है किसमें, तो आइडियल या आदर्श मशीन में होता है, जो काल्पनिक होता है, जो संभव नहीं है। तो वही यहाँ क्वेश्चन में भी कहना चाहता है कि कार्य करते समय जब घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट है, जो कार्य इनपुट से क्या होता है तो हमेशा क्या होता है तो कम होता है, हमेशा क्या होता है कम होता है। तो राइट आंसर देखने को मिलेगा इसका कौन सा, तो हमेशा कम होता है, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल से फिर से भी हम समझा देते हैं। इसे ये बताइए कि अगर आप इनपुट दिए 25 यूनिट, ठीक है, अगर आप 25 यूनिट दिए और आउटपुट अगर भी 25 यूनिट आ गया, तो ये किसके लिए होता है, तो ये आदर्श मशीन के लिए होता है, जो वास्तविक में संभव नहीं है, मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ आदर्श मशीन नहीं दिया, बोला घर्षण के प्रभाव के कारण, तो घर्षण के कारण कुछ न कुछ लॉस होगा। तो यहाँ 25 यूनिट दिए थे तो 25 से कुछ कम ही देखने को मिलेगा हमेशा के लिए, इसलिए हमेशा के लिए क्या होगा तो आउटपुट होगा जो इनपुट से कम होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि किसी भी मशीन की दक्षता कभी भी नहीं हो सकती। तो हम बताए थे कि किसी भी मशीन की दक्षता 100% कभी भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, आइडियल गैस का अब हम बात करेंगे आदर्श मशीन का। तो आदर्श मशीन का 100% होता है जो संभव नहीं है, ठीक है। तो आदर्श मशीन का पूछेगा तो 100% होता है, लेकिन किसी भी मशीन की दक्षता 100% से हमेशा क्या होता है तो कम होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि कोई लोड, अगर हम बात करते हैं कि कोई लोड उठा पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो कोई लोड उठाने के लिए या कोई लोड उठा पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को हम क्या कहते हैं, तो बल को हम प्रयत्न कहते हैं। जैसे ये बताइए, कोई भी लोड उठाइएगा तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, ये बताइए यांत्रिक लाभ जो होता है वो क्या होता है, तो एल बटा ई होता है, या हम कह सकते हैं एफ ई बटा एफ एल होता है। ये हो गया भार बटा आयास, और ये हो गया आयास भुजा बटा भार भुजा। अभी बताइए कि लोड के द्वारा बोला है कि यदि कोई भी लोड उठाने के लिए, ये लोड उठाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे से प्रयास लगाते हैं, तो प्रयत्न को ही हम क्या बोलते हैं, प्रयास बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि क्लास 2 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। अगर क्लास 2 लीवर का अगर हम बात करते हैं तो क्लास 2 लीवर में हम बताए थे कि ट्रिक होता है FLE, लोड बीच में आना चाहिए वही सही होगा, लोड बीच में आना चाहिए वही सही होगा, ठीक है। तो ये बताइए यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है। तो यहाँ यांत्रिक लाभ के बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं, समझिएगा। यांत्रिक लाभ अगर पूछेगा तो आप अगर कहीं भी बेसिक पढ़े होंगे तो वहाँ भी बताया गया होगा, लेकिन यहाँ शॉर्टली हम बता देते हैं। अगर क्लास 1 लीवर में बोलेगा कि 1 लीवर में यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो ये 1 लीवर में 1 होता है, 1 से छोटा भी होता है और 1 के बराबर भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लास 1 लीवर में 1 के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। लेकिन वही अगर क्लास 2 में बोलेगा दूसरा लीवर में, तो हमेशा के लिए 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। अगर तृतीय श्रेणी को तुलक बात करेगा तो इस हमेशा के लिए 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि तृतीय होता है जो 1 से छोटा होता है, द्वितीय होता है जो हमेशा 1 से बड़ा होता है, और प्रथम श्रेणी को तुलक में यांत्रिक लाभ जो होता है वो 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। अब हम प्रश्न पर चलते हैं कि क्लास 2 लीवर का देखिएगा कि कौन सा कथन सत्य पूछा है। तो यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, तो यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 से अधिक होता है। ये बताइए प्रयत्न मतलब प्रयास जो होता है वो लोड और आधार के बीच में होता है। ये बताइए कि इफर्ट जो होता है वो लोड और किसका, आधार के बीच में होता है। तो ये बताइए इफर्ट किस में आया था, तो FLE आ गया तृतीय में, तो ये भी गलती हो गया, ठीक है। फिर बोला है कि आधार मतलब फलक्रम है जो प्रत्यन के नजदीक होता है, तो इसको कुछ तरीके के लिए पेंडिंग में डाल दीजिए। अगला देखिए, लोड होता है जो प्रत्यन और आधार के बीच में होता है। तो ये बताइए लोड हो गया, और प्रत्यन मतलब इफर्ट हो गया, और आधार मतलब हो गया फलक्रम हो गया। तो ये बताइए हम बोले थे ना कि FLE कहीं भी लोड आएगा बीच में तो द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक हो गया। तो देखिए यहाँ लोड बीच में आ गया, बोला है कि लोड होता है जो प्रत्यन और आधार के बीच में होता है, तो ये सही दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
सिंपल समझिएगा, कभी भी कोई अगर ऑप्शन आपको छांटना हो, सही पूछे। अगर कोई कंफ्यूज किया है कि ये ऑप्शन आपको हम नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे देखिए सी दिया था जो अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको कुछ देरी के लिए स्किप करके अगले ऑप्शन चेक करिएगा। जो आपको करेक्ट एकदम लगेगा उसको आपको मारना है। तो देखिए डी है जो एकदम क्लियर कट यहाँ आंसर आ रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्लास 3 लीवर का हम क्या बताए थे कि एफ एल ई हो गया। अभी बताए क्लास 3 लीवर में इफर्ट बीच में आना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि इफर्ट और बाद बाकी एफ और एल कहीं भी रहे, जरूरी न है इस तरीका से भी रह सकता है कि ए लेने रहेगा एफ एने आएगा, लेकिन बीच में क्या आना चाहिए, इफर्ट आना चाहिए। बीच में क्या आना चाहिए, इफर्ट आना चाहिए। तो ये बताइए कि आधार, ठीक है, लोड और प्रत्यय के बीच में होता है, तो ये बताइए आधार होता है कौन सा, तो आधार होता है जो लोड और प्रत्यय। अब लोड तो हो गया ये और प्रत्यय हो गया कौन सा, तो प्रत्यय हो गया इफर्ट, तो बीच में होता है, तो ये भी गलत दिया है। बोला है कि आधार है जो प्रत्यय के नजदीक होता है, तो ये भी गलत है। बोला कि प्रत्यय कौन सा, मतलब इफर्ट लोड और आधार के बीच में होता था, सही बोला है कि देखिए प्रत्यय मतलब इफर्ट हो गया, यहाँ प्रयास हो गया। देखिए लोड और अति फलक्रम और लोड के बीच में होता है, तो बोला है कि लोड जो अति प्रत्यय जो होता है वो लोड और आधार के बीच में होता है। प्रत्यय जो होता है वो लोड और आधार के बीच में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लास 1 लीवर नहीं है। अगर क्लास 1 लीवर का अगर बात करिएगा तो इसमें कैंची जो हो जाएगा वो क्लास 1, अच्छा 1 लीवर नहीं है जो पूछा है। ये बताइए श्रोता हो गया द्वितीय में जाता है, ठीक है। अब सीसो बात करेगा तो प्रथम में जाता है। चिमटा प्लायर्स हो गया प्रथम में जाता है। ये चिमटा यहाँ कहेगा गलत है, प्लायर्स जाता है प्रथम में, लेकिन चिमटा किस में चला जाता है, तो तृतीय में चला जाता है, ठीक है। कैंची का अगर बात करेगा तो ये भी प्रथम में जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि श्रोता जो जाता है वो किस में जाता है, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि क्लास 3 लीवर में प्रत्यय मतलब इफर्ट हो गया जो भार की दिशा में होता है। तो क्लास 3 लीवर का अगर बात करेगा तो देखिए एक फर्स्ट लीवर हो गया, द्वितीय लीवर हो गया और तृतीय लीवर हो गया। अगर बात करेगा कि इसमें जो होता है वो अपोजिट होता है। अगर हम बताए थे कि फलक्रम यहाँ हो गया, ये लोड हो गया और यहाँ इफर्ट हो गया। अब ये बताइए कि इफर्ट और लोड के बीच में अगर पूछेगा डायरेक्शन तो ये होता है विपरीत। अगर इफर्ट लगाइएगा नीचे की ओर तो लोड जाएगा ऊपर की ओर, इफर्ट लगाइएगा नीचे तो लोड जाएगा ऊपर। लेकिन ये दोनों का अगर बात करेगा तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन में जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लास 3 जो लीवर है वो विपरीत दिशा या लोड पर निर्भर नहीं करता, समान दिशा में जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, 17 हो गया, 18 देखिएगा। 18 में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि उत्तोलक को में बीम को पकड़ने के लिए बेरिंग या अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। बोला गया है कि उत्तोलक में बीम को पकड़ने के लिए, यहीं से पॉइंट पकड़ाएगा कि बीम को पकड़ने के लिए, हमको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को पकड़ने के लिए हम हाथ का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम बताए थे कि जो हाथ होता है वो मनुष्य का हाथ होता है जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई की तुलना करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब तृतीय उत्तोलक हम बनाएंगे तो हम बताए थे कि ट्रिक याद रखेगा एफ एल ई। अब तृतीय में कौन सा आ रहा है, तो ई आ रहा है, मतलब इफर्ट आना चाहिए बीच में। अब ये बताइए यहाँ इफर्ट अगर हम बीच में रखते हैं और बाद बाकी कहीं भी रख दें, एफ यहाँ रख देते हैं और एल यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। अब सही करने के लिए बोला है कि बल भुजा। अभी बताइए बल भुजा है, यहाँ हो गया बल भुजा, देख लीजिएगा बल भुजा हो गया। तो बोला है कि बल भुजा हमेशा, बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से अधिक होता है। तो ये बताइए कि बल भुजा की लंबाई, बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से अधिक होता है। बोला गया है कि बल भुजा की लंबाई, तो ये बताइए कि बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से, भार भुजा की लंबाई से क्या होता है, तो अधिक होता है, तो ये गलत है, ठीक है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगला देखिएगा, ये बताइए कि बल भुजा की लंबाई है जो भार भुजा की लंबाई से क्या होता है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल समझिए। ये बताइए, यांत्रिक लाभ में हम क्या बताए थे कि मैकेनिकल इनर्जी जो होता है, अगर बात करेगा तो हम बताए थे कि एफ ई बटा एफ एल हो गया। अभी बताइए, ये हो गया प्रयास भुजा, ये हो गया भार भुजा। अभी बताइए प्रयास भुजा भार भुजा, अगर नीचे बड़ा आएगा और ये हो गया छोटा, तो हम तृतीय में बताए थे कि हमेशा यांत्रिक लाभ एक से छोटा होता है। यांत्रिक लाभ जो होता है क्या होता है, एक से छोटा। तो यांत्रिक लाभ एक के छोटा के लिए हम कह सकते हैं कि बल भुजा की लंबाई, ये बताइए, देखिए बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होता है। भार भुजा की लंबाई से, देखिए बल भुजा की लंबाई हो गया, बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से क्या होता है, कम होता है। बल भुजा की लंबाई जो होता है वो भार भुजा की लंबाई से हमेशा कम होता है। बल भुजा की लंबाई कौन हो गया, ये हो गया, और भार भुजा की लंबाई ये हो गया। तो बोला है कि बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से हमेशा क्या होता है, कम होता है। अभी बताइए, हमेशा कम जब होगा और नीचे बड़ा वैल्यू हो जाएगा तो जो मिलेगा यांत्रिक लाभ वो क्या मिलेगा, एक से छोटा मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। अगर तृतीय श्रेणी का अगर हम बात करते हैं तो तृतीय श्रेणी में चिमटा जो आ जाता है वो चिमटा भी आ जाता है तृतीय श्रेणी का। स्टेपलर भी होता है जो तृतीय श्रेणी का होता है। हॉकी का अगर बात करेगा तो हॉकी भी तृतीय श्रेणी का आता है। तो एक पहिया का ठेला जो होता है वो द्वितीय श्रेणी में आता है। एक पहिया का ठेला किस में जाता है, तो द्वितीय श्रेणी में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर में कहा गया है कि लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं। तो ये बताइए, लगने वाले प्रतिरोध का अगर बात कर रहा है और लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। यांत्रिक लाभ के बराबर एक और फॉर्मूला याद रखिएगा कि भार गुने भार भुजा होता है। भार गुने भार भुजा बराबर आयास गुने अयास भुजा होता है। अयास गुने अयास भुजा होता है। अगर इसका शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं कि शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो एम बराबर होता है जो एल बटा ई होता है और फिर एफ ई बटा एफ एल होता है। एफ ई बटा एफ एल होता है। ये बताइए, भार का अगर बात करेगा तो लोड हो गया तो भार बटा अयास, भार बटा भार भुजा होता है, या भार गुने भार भुजा और यास गुने यास भुजा। तो वही हो गया, भार बटा अयास हो गया और यहाँ हो गया यास भुजा बटा भार भुजा हो गया। तो ये पॉइंट भी यांत्रिक लाभ से याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, देखिए यहाँ इसका एक्सप्लेन भी किया गया है, इसका एक्सप्लेन भी देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है, बोला गया है कि भौतिक और इंजीनियरिंग में किसी भी मैकेनिज्म द्वारा उत्पन्न बल और उस पर लगाए गए बल के अनुपात को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं, लाभ कहा जाता है। अर्थात किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल को संतुलित संतुलित के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो यांत्रिक लाभ कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न में देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि कार्य करते समय के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से क्या होता है। सिंपल समझिएगा कि जब भी कार्य आप करते हैं तो कार्य करते समय क्या होता है कि प्रभाव का जो आउटपुट हमको मिलता है, फाइनल में जो रिजल्ट मिलता है, आउटपुट होता है, वो इनपुट से क्या होता है, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो जैसे इनपुट में मानते हैं कि आप इनपुट में लगाते हैं, जैसे 20 यूनिट का कोई वर्क लगाते हैं या 20 लगाते हैं, लेकिन आउटपुट में क्या होता है कि उसका घर्षण के कारण 20 से कम मिलता है। इसलिए आप देखे होंगे कि मशीन में बोलता है कि कोई भी मशीन के जो दक्षता होता है वो 100% नहीं होता है। क्यों 100% नहीं होता है वो भी हम बता देते हैं कि आपको पता है कि दक्षता जो होता है वो क्या होता है, तो आउटपुट बटा इनपुट गुने 100 होता है। एक आइडियल सुने होंगे आदर्श मशीन का, तो आदर्श मशीन में क्या होता है कि इसका जो दक्षता होता है वो 100% होता है, जो वास्तविक नहीं होता है, ये वास्तव में संभव नहीं है। लेकिन आदर्श का बोलेगा कि आदर्श मशीन का दक्षता कितना होता है, तो 100% होता है। लेकिन यहाँ अगर कोई मशीन का बोलेगा तो मशीन में घर्षण के कारण कुछ लॉस होता है, इसलिए कभी भी कोई भी मशीन का दक्षता जो होता है वो 100% से क्या होता है, कम होता है, 100% से कम होता है। यही कारण है कि आउटपुट उसका इनपुट से कम मिलता है। तो हम कह सकते हैं कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का जो कार्य होता है वो आउटपुट कार्य इनपुट से क्या होता है, तो कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है
इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी भी साधारण मशीन की दक्षता को किसके रूप में तय किया जाता है। किसी भी मशीन की अगर दक्षता का अगर बात करेगा तो दक्षता में हम आपको बताए थे कि दक्षता का याद रखेगा कि दक्षता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात होता है। यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात होता है दक्षता का फॉर्मूला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब शुरुआत में वीडियो जो भी कैंडिडेट नहीं देखे वो फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, और जब हम लीवर एंड सिंपल मशीन स्टार्ट किए थे तो जो भी फार्मूला बनता है उसको हम पहले बता दिए थे, और वहां हम दक्षता का भी फार्मूला बताए थे। अगर वेग अनुपात का अगर पूछ देगा तो वेग अनुपात जो होता है वो होता है यास के द्वारा तय की गई दूरी, यास के द्वारा तय की गई दूरी बटा भार के द्वारा तय की गई दूरी होता है। अयास के द्वारा तय की गई दूरी बटा भार के द्वारा तय की गई दूरी, तो ये भी फार्मूला याद रखेगा। वेग अनुपात का यास के द्वारा तय की गई दूरी बटा भार के द्वारा तय की गई दूरी। तो आपसे पूछा गया था कि बताइए कि दक्षता बराबर क्या होता है, तो यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें देखिएगा यहाँ दिया गया है, एक्सप्लेन भी दिया गया है। एक्सप्लेन के माध्यम से भी देख सकते हैं कि उत्पादित बल होता है, आउटपुट फोर्स होता है, जो लगाए गए बल के इनपुट के अनुपात यांत्रिक लाभ या वेग अनुपात के किसी भी सरल यंत्र या साधारण मशीन की दक्षता को यांत्रिक लाभ या वेग अनुपात के रूप में तय किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ बोला गया आदर्श मशीन, जिसका जिक्र हम पीछे भी किए हैं कि आदर्श मशीन की जो दक्षता होता है वो क्या होता है, 100% होता है, जो वास्तव में संभव नहीं है। तो बोला है कि आदर्श मशीन वे काल्पनिक मशीन है, बोले ना, को काल्पनिक मशीन है जो संभव नहीं हो, काल्पनिक मशीन है जो क्या होता है, तो घर्षणहीन होता है। और घर्षणहीन के कारण क्या होता है कि अगर इसको 20 यूनिट दीजिएगा इनपुट, तो ये बाहर भी जो निकालेगा वो 20 यूनिट निकालेगा। और आपको दक्षता बराबर पता है कि आउटपुट बटा इनपुट होता है गुणे 100 होता है। अभी बताइए 20 यूनिट हम आउटपुट आती, इनपुट कितना दिए 20 और आउटपुट भी 20 गुने करिएगा 100, तो यहाँ से कटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 100% आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि उस घिरनी प्रणाली का वेग अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 50% हो और इसे 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठाता है। सिंपल समझिए कि 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठाता है। तो यहाँ से पहले आपको यांत्रिक लाभ निकालना पड़ेगा। तो यांत्रिक लाभ के हम बताए थे कि भार बटा यास होता है। तो ये बताइए 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठाता है। तो ये बताइए कि लोड उठाया कितना, तो 250। ये बताइए लगाया कितना है, तो 100 न्यूटन लगाया है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 2 5 10 हो गया, 5 5 25 हो गया। हम कह सकते हैं कि यांत्रिक जो लाभ आया वो कितना आया, 5/2, क्योंकि यांत्रिक लाभ बराबर हम बताए हुए हैं कि भार बटा अयास होता है और यास भुजा बटा भार भुजा होता है। लेकिन यहाँ दिया गया है, तो यहाँ दिया गया भार और ये दिया गया है अयास, ये फट लगाया गया है। अब ये बताइए दक्षता बराबर हम बताए थे कि दक्षता का जो फार्मूला होता है वो दक्षता बराबर क्या होता है, तो ये दक्षता हो गया मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक लाभ का अगर बात करेगा तो यांत्रिक लाभ हो गया ए में बटा क्या होता है, तो वेग अनुपात होता है। अब ये बताइए दक्षता हमको दिया है 50%, 50% को 1/2 लिख दिए। और ये बताइए मैकेनिकल एनर्जी कितना दिया, तो मैकेनिकल कितना दिया, 5/2 दिया है। और यहाँ हो जाएगा बाती क्या बोलते हैं, तो इसका रेशियो हो जाएगा कौन सा, वी आर का, वेग अनुपात का रेशियो हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। अब ये बताइए यहाँ अगर हम वी आर निकालेंगे तो वी आर कितना हो जाएगा, तो ये बताइए कि 2 जब नीचे जाएगा तो E2 से E2 कटेगा तो वी कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से रफली हम बता सकते हैं, रफली अगर देखिएगा तो कुछ न करना है, एम ए निकालिएगा कि ए में यांत्रिक लाभ कितना आया है, तो यांत्रिक लाभ आ गया 5/2। और अगर दक्षता बोलेगा तो दक्षता बराबर क्या होता है, तो ए में ए बटा वी ए होता है। यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात होता है, वी आर होता है। यांत्रिक लाभ कितना थी, दक्षता कितना दिया है, तो 50% को 1/2 लिख दिए। और ये बताइए ए में कितना दिया है, तो 5/2 दिया है। और यहाँ क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। ये बताइए इसका सोल्यूशन करिएगा तो 1/2 बराबर 5/2 गुने वी आर आएगा, वी आर आएगा। E2 से E2 कटेगा तो वी आर कितना देखने को मिलेगा, तो 5 देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, सोल्यूशन भी देख सकते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एक पंप की कार्य क्षमता 50% है और 20 मिनट में वो 2 टन पानी को 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा सकता है। तो पंप की इनपुट शक्ति क्या होगा, वो किलोवाट में निकालना है। किसमें, तो किलोवाट में निकालना है। अब समझने का प्रयास यहाँ करिएगा। ये बताइए कि एक पंप की जो कार्य क्षमता है वो 50% है और 50% में बोला है कि 20 मिनट में हम 2 टन पानी को 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा सकते हैं। तो पंप की इनपुट शक्ति
शक्ति क्या होगा। तो पहले शक्ति निकालने के लिए हम बताए थे कि शक्ति अगर निकालना रहेगा तो W बाई क्या करेंगे, T करेंगे। लेकिन ये बताइए वर्क का जो होता है वो 3 केस में जाता है। पहला केस है उसका बेसिक जो होता है वो बल गुने विस्थापन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो एफ एस कॉस थीटा बटा टी होता है, तो एफ एस हो गया। दूसरा अगर बोलेगा कि हाइट के केस में देगा तो हाइट के केस में एम जी एच वाई टी लगाना है, एम जी एच वाई टी लगाना है। अगर वेग के केस में बोलेगा तो 1/2 एम वी स्क्वायर वाई टी लगाना है। लेकिन आपको हाइट के केस में, ऊंचाई के केस में देना है तो कौन सा लगाना है, एम जी एच वाई टी लगाना है। तो अब शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि P बराबर क्या हो जाएगा। तो अगर P का बात करिएगा, अगर P का बात करेगा तो क्या हो जाएगा, एम जी एच वाई टी हो गया। अभी बताइए शक्ति निकालना रहेगा तो एम द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो ये बताइए 2 टन दिया और 1 टन में 1000 केजी होता है, तो 2 टन में कितना हो जाएगा, तो 2000 केजी हो जाएगा। जी का मान 10 लेंगे और हाइट कितना दिया है, 60 मीटर दिया है। और समय का अगर बात करेगा तो समय कितना दिया गया है, तो समय दिया गया 20 मिनट और 20 को हम क्या करेंगे, सेकंड में करने के लिए 60 से गुना करेंगे। ये बताइए ए 60 से ए 60 का चल जाएगा और 1 0 से 1 0 चल जाएगा। ये बताइए ए 2 से ए 2 चल जाएगा। तो ये जो यहाँ शक्ति निकल के आया वो कितना निकल के आया, तो 1000 वाट आया है, 1000 वाट आया है। आप समझने का प्रयास करिएगा। ये जो 1000 वाट आया वो 50% है। 1000 वाट है जो 50% है। आपको प्रश्न में बोला भी गया था कि उसका दक्षता जो कितना है वो 50% के साथ कर सकता है। तो ये बताइए कि 50% बराबर आपको कितना आया है दक्षता, तो 1000 वाट आया है, 1000 वाट आया है। ये बताइए इसको 100% करेंगे तो यहाँ भी 2 से हम गुना कर देंगे, ए साइड भी और ए साइड भी 2 से करेंगे तो ये जो 100% हमको दक्षता जो आ जाएगा वो 100% कितना आ जाएगा, तो 2000 केजी के बराबर आएगा। 2000 केजी के अति 2000 वाट के बराबर आएगा। कितना, 2000 वाट के बराबर आएगा। तो आपको किलो वाट में पूछा है तो हम कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, तो 2 किलो वाट हो जाएगा। ये बताइए इसका शक्ति कितना है, तो इसको जो फाइनली शक्ति है वो 200 के अति 2 किलो वाट है। लेकिन ये दस्ता कितना बार काम कर रहा था, तो 50%, तो 50% 1 किलो वाट हो जाएगा। तो वही 1 किलो वाट आया था दस्ता 50% बराबर, तो 100% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलो वाट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक साधारण मशीन में यदि यांत्रिक लाभ 40 है और तथा वेग अनुपात 50 है तो इसकी दक्षता क्या होगा। तो सिंपल बन गया कि यांत्रिक लाभ होगा जो क्या होगा, तो एम ए बटा वी आर हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। ये हो गया यांत्रिक लाभ और ये हो गया वेग अनुपात। अब एन निकालना रहेगा तो यांत्रिक लाभ 40 आपको दिया है और वेग अनुपात कितना दिया है, 50 दिया है। तो यहाँ से कटेगा तो हम कह सकते हैं कि अच्छा दक्षता पूछा है तो 100 करेंगे, कितना करेंगे, 100 करेंगे। तो ये बताइए 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो 40 दूनी 80% इसका होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80% दक्षता के साथ काम कर रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि कैंची साधारण मशीन जिन्हें लीवर्स कहते हैं और इस श्रेणी में आते हैं और यह एक प्रथम श्रेणी लीवर क्यों है। बोला गया है कि कैंची एक साधारण मशीन है जिन्हें लीवर्स कहते हैं, ठीक है, और इस श्रेणी में आता है, मतलब कि इस श्रेणी में आता है और यह एक प्रथम श्रेणी का लीवर है। तो बताइए ऐसा क्यों हो गया। तो ऑप्शन पर चलेंगे, ऑप्शन देखेंगे इसका, देखिएगा। अब ये बताइए कि यहाँ थोड़ा पॉइंट हम लिखाएंगे, वो पॉइंट देखिएगा। इस पॉइंट में समझने का प्रयास करिएगा कि हम बताए थे एफ एल ई के बारे में बताए थे और प्रथम श्रेणी में हम बताए थे कि प्रथम श्रेणी में जो फलक्रम होता है वो बीच में होता है। अभी बताइए कि फलक्रम हो गया बीच में, बाद बाकी लोड कहीं भी रख सकते हैं, ये लोड हो गया और यहाँ इफर्ट हो गया। अब ये बताइए प्रथम श्रेणी में कहलाने का मतलब ये हुआ कि फलक्रम बीच में आना चाहिए। तो ये बताइए कि इसमें बोला है कि उसका स्थिर बिंदु जो फलक्रम होता है वो भार और अयास के बीच में, मध्य में स्थित होता है, भार और अयास के मध्य में स्थित होता है। ये भी बात सत्य बोला गया है कि जो फलक्रम होता है वो भार और अयास के मध्य में होता है, इसीलिए इसको प्रथम श्रेणी में डाला गया है। अब इसमें थोड़ा पॉइंट समझिएगा कि इसमें यांत्रिक लाभ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये बताइए कि प्रथम श्रेणी का अगर बोलेगा कि प्रथम श्रेणी में बताइए, तो प्रथम श्रेणी में यांत्रिक जो लाभ होता है, यांत्रिक लाभ होता है जो 1 के बराबर भी होता है, 1 से छोटा भी होता है और 1 के से बड़ा भी होता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी का अगर बात करेगा तो द्वितीय श्रेणी में 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। और तृतीय श्रेणी का अगर बात करेगा तो तृतीय श्रेणी में 1 से हमेशा छोटा होता है, 1 से हमेशा छोटा होता है। जो भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं उसका हम यांत्रिक लाभ के बारे में हम समझा दिए हैं, वो वहां से देख सकते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि गोंददानी
अगर बात करेगा कि गोंददानी शंकु के आकार की बनाई जाती है, बोला गया है कि गोंददानी शंकु के आकार की बनाई जाती है क्यों? तो गोंददानी शंकु के आकार की बनाई जाती है क्यों? क्योंकि उसका अगर बात करेगा तो उसका गुरुत्वीय केंद्र नीचे होता है। उसका गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होता है? नीचे होता है, जिससे वह लुढ़कती नहीं है। तो वही बोला गया है कि गोंददानी शंकु के आकार की बनाई जाती है क्यों? क्योंकि उसका गुरुत्वीय केंद्र नीचे होता है, जिससे वह लुढ़कती नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। इसका एक्सप्लेन में दिया गया है, इसका एक्सप्लेन में कहा गया है कि गोंददानी शंकु के आकार की बनाई जाती है क्योंकि उसका गुरुत्वीय केंद्र, द्रव्यमान केंद्र उसके आधार के नीचे की ओर होता है, जिससे वह लुढ़कती नहीं है। बोला है गोंददानी शंकु के आकार की बनाई जाती है क्योंकि उसका गुरुत्वीय केंद्र उसके आधार पर नीचे की ओर होता है, जिससे वह लुढ़कती नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि वृत्त का गुरुत्वीय केंद्र होगा। अगर वृत्त का गुरुत्वीय केंद्र का अगर बात करते हैं तो वृत्त का गुरुत्वीय केंद्र होता है वृत्त के केंद्र में। अगर वृत्त का केंद्र में अगर बात करते हैं, जैसे ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, एक सेकंड, अगर बात करते हैं कि ये एक वृत्त हो गया, तो ये बताइए कि वृत्त का ये हो गया विषुवत रेखा, ये क्या होगा? ये हो गया केंद्र, और ये हो गया ध्रुव। तो ये पूछा गया है कि वृत्त का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होता है? तो वृत्त के केंद्र पर होता है। वृत्त के कहाँ होता है? तो केंद्र पर होता है, यहाँ होता है, वृत्त के केंद्र पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 2 मीटर लंबी छड़ ए बी सिरे ए से 120 सेंटीमीटर दूर चाकू के धार पर संतुलित होती है, तो उस सिर ए पर 100 ग्राम का भार रखने पर छड़ अपने केंद्र में संतुलित हो जाती है, तो छड़ का भार क्या होगा? बोला गया है कि 2 मीटर लंबी छड़ ए बी सिरे ए से 120 सेंटीमीटर की दूरी चाकू की धार संतुलित होती है, तो उसी सिरे पर ए पर 100 ग्राम का भार रखने पर छड़ अपने केंद्र पर संतुलित होगा। बताइए, अपने छड़ संतुलित होगा, किस केंद्र पर संतुलित होगा? अब यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा, जिसे यहाँ प्रश्न में जो कहा गया है, वो प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि ये 2 मीटर लंबी छड़ ए बी है। ये बताइए 2 मीटर लंबी छड़ अगर हम ए बी बनाएंगे तो ये बताइए 2 मीटर को हम लिख सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर हो गया। 200 सेंटीमीटर ए से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर चाकू धार पर संतुलित है। अब ये बताइए कि ए पॉइंट हम यहाँ मान लिए, और ए पॉइंट से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर हम मानेंगे कि 120 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ है। 120 सेंटीमीटर का हम कह सकते हैं कि 120 सेंटीमीटर यहाँ होगा। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर हो गया कि दूरी पर एक चाकू का नोक है, चाकू की धार पर संतुलित है। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ हो गया 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ 120 सेंटीमीटर हुआ तो यहाँ बचा कितना? तो 80 सेंटीमीटर बचा। अभी बताइए 120 सेंटीमीटर दूरी चाकू धार पर संतुलित होती है, तो उसी सिरे से ए पर 100 ग्राम का भार है। अभी बताइए भार रखने पर ए पर 100 ग्राम का भार हम रख दिए, ए पर 100 ग्राम का भार रख दिए। 100 ग्राम का भार रखने पर छड़ अपने केंद्र पर संतुलित हो जाती है, तो छड़ की भार क्या होगा? छड़ की भार क्या होगा? बोला है कि ए पर 100 ग्राम का भार रखने पर छड़ अपने केंद्र पर संतुलित हो जाती है, तो छड़ का भार क्या होगा? अब ये बताइए कि यहाँ जब चाकू रखा हुआ है और आपको पता है कि 100 पर क्या होगा? संतुलित होगा। कितने पर? तो 100 पर ये संतुलित होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका संतुलित जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? तो यहाँ होगा। संतुलित पॉइंट कहाँ होगा? तो यहाँ होगा। अब यहाँ संतुलित होने के लिए यहाँ कितना होगा? तो यहाँ 20 होगा। यहाँ कितना होगा? 20 होगा, और इन्हें कितना बच गया? 80 हो गया। ये बताइए कि अगर यहाँ से देखिएगा, यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, तो हम जो बनाए हैं वो कहाँ बनाए हैं? तो 120 जो हो गया वो कहाँ तक हो गया? तो 120 जो हो गया आपको यहाँ तक हो गया, जिसमें ये बताइए कि जो संतुलित होगा वो तो 100 पर होगा, तो संतुलित तो यहाँ हो सकता है, संतुलित यहाँ हो सकता है, और यहाँ चाकू का धार पर रखा हुआ है। अभी बताइए यहाँ से चाकू धार और संतुलित पर कितना होगा? 20 मीटर होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ से देखिएगा तो यहाँ 100 मीटर हो गया। यहाँ कितना हो गया? 100 मीटर। ये बताइए संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? तो 100 गुने 100 करिएगा, 100 गुने 100 बराबर, ये बताइए कि इसका द्रव्यमान कितना हो गया? तो इसका द्रव्यमान हमको निकालना है 100, दूरी कितना हो गया? 20 हो गया। ये बताइए 20 हो गया तो यहाँ से काटेगा तो 500 कटेगा, तो यहाँ से ए कटेगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 500 ग्राम आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझने का प्रयास करिएगा, एक बार और समझाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे ये बताइए 2 मीटर लंबी छड़ अगर बोलेगा तो ये बताइए कि 2 मीटर लंबी हम छड़ बनाती है, ये पूरा कितना हो गया? तो 200 सेंटीमीटर का हुआ है।
कितना, तो 200 सेंटीमीटर का हुआ है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये बताइए कि कितना हुआ है, तो ये 200 सेंटीमीटर का है। अब ये बताइए कि यहाँ बोला है कि 120 सेंटीमीटर की दूरी पर चाकू की धार है। अब यहाँ से अगर हम ए पॉइंट मानते हैं तो यहाँ से 120 सेंटीमीटर के यहाँ होगा, और यहाँ है जो एक चाकू का धार रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस कितना दिया है, तो 120 सेंटीमीटर दिया है। अब ये बताइए कि यहाँ से बोला गया है कि वस्तु संतुलित अवस्था में है। अब संतुलित अवस्था में क्या होगा, संतुलित अवस्था में आने के लिए उसको 100 का रेंज होना चाहिए। ये बताइए कि संतुलित अवस्था में आने के लिए मानते हैं कि यहाँ संतुलित अवस्था में आएगा तो यहाँ फलक्रम लगल होगा, लंब लगल होगा, तब संतुलित में आएगा। तो ये बताइए यहाँ भी 100 होगा और इस तरफ भी 100 होगा। लेकिन ये बताइए कि इस तरफ 100 होगा तो यहाँ से टोटल 120 है, तो यहाँ बीच में जो बचा चाकू और अथी के बीच में अगर देखिएगा, एक सेकंड, ये बताइए कि चाकू ये जो ये पॉइंट देखेगा ये कितना होगा, तो ये होगा 20। क्या होगा, 20, और ये हो गया चाकू। अब यहाँ का आपको द्रव्यमान x पूछ रहा है, और यहाँ ए पर जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना द्रव्यमान दिया गया है, तो 100 ग्राम दिया गया है। अब बल अघूर्ण में आपको पता होगा कि बल गुने बलवाहु होता है। तो ये बताइए बल अगर हम निकालेंगे तो ये बताइए इसका द्रव्यमान का अगर हम बात करते हैं तो कितना होगा, 100 होगा, और 100 गुने हम जी भी कर सकते हैं, और गुने क्या हो जाएगा, आयास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। क्या होगा, 20 दूरी हो गया। और ये बताइए द्रव्यमान के लिए क्या होगा, भार के लिए हम क्या करेंगे, तो भार गुने x गुने जी लिखेंगे। अब देखिए दोनों देने जी कट जाता है तो जी लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, जी दोनों देने से कट जाता है। तो ये बताइए इस 100 हो गया, इस 100 हो गया, तो 5 मरतबे 100 कट गया, तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, तो 500 ग्राम आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ भी दिया गया है, वो फिगर के माध्यम से, सोल्यूशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि लीवर की यांत्रिक लाभ, लीवर की यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा। बोला गया है कि लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तो देखिएगा लीवर के यांत्रिक लाभ 1 से कम किस में होता है, तो ये बताइए फर्स्ट श्रेणी में हम बताए थे कि फर्स्ट श्रेणी में 1 से बड़ा भी होता है। अगर बात करेगा कि 1 से बड़ा भी होता है, 1 के बराबर भी होता है, और 1 से छोटा भी होता है, मतलब तीनों केस बन सकता है। यहाँ लिखने का नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर से रिपीट हम कर देते हैं कि फर्स्ट श्रेणी में बोलेगा तो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से छोटा। लेकिन द्वितीय श्रेणी का अगर बात करेगा कि द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, तो इसमें हमेशा 2 से बड़ा होता है, अति 1 से बड़ा होता है। क्या होता है, तो 1 से बड़ा होता है, हमेशा के लिए 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। और अगर तृतीय श्रेणी का अगर बात करेंगे तो इसमें हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। तो तीनों का यांत्रिक लाभ याद रखेगा। आपसे बोला गया है कि बताइए कि लाभ 1 से कम होता है। अब 1 से कम होने के लिए आपको हम बताए थे कि एफ एल ई हो गया। ये बताइए तृतीय है इफाट। अब ये बताइए कि इफाट बीच में आएगा, इफाट कहाँ आएगा, बीच में, बाकी एफ और एल कहीं भी रख लीजिए। अब बोला है कि भार मतलब फलक्रम है जो भार और बल के बीच में है। ये बताइए फलक्रम है जो भार और बल के बीच में है, तो ये तो गलत दिया गया है। फिर बोलता है कि भार है जो फलक्रम और बल के बीच में है, तो भार है जो फलक्रम, ये भी गलत दिया गया है। बोला है कि बल फलक्रम और भार के बीच में है, तो ये बताइए कि ये हो गया फलक्रम और ये हो गया लोड भार। अब ये बल जो होता है, बल को ही हम क्या कहते हैं, फट कहते हैं या यास कहते हैं, क्या कहते हैं, यास कहते हैं। तो ये बताइए बोला गया है बल है मतलब यास है जो फलक्रम और भार के बीच में है, तो फलक्रम हो गया एफ, और ये बताइए भार हो गया एल, और इसी के बीच में कौन सा है, तो यास है, इसी को हम बल कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, यहाँ भी यांत्रिक लाभ हम शुरुआत में ही आपको बताए थे। जो देखिएगा एल बटा क्या होता है, ई होता है, एल बटा ई बराबर ये यास भुजा बटा भार भुजा, इसी को हम लिख सकते हैं एफ ई बटा एफ एल होता है, एफ ई बटा एफ एल होता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिला है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न का देखिएगा, इस प्रश्न का अगर हम बात करते हैं, इसमें बोला गया है कि उत्तोलक के प्रकार और उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक का प्रकार अगर, अच्छा ये तो एनालिसिस ही दिया गया है, ये तो एनालिसिस है, ये देख लीजिएगा, ये सारा एनालिसिस दिया हुआ है जो देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया है, एक सेकंड देखिएगा, यहाँ अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि यांत्रिक लाभ जो होता है वो भार और ई के संबंध में क्या होता है। तो ये बताइए एम ए जो बताए थे हम क्या बताए, तो एल बटा ई भी बताए थे, और फिर बताए थे हम एफ ई बटा एफ एल बताए थे। ये हो गया भार बटा यास, और ये हो गया भार भुजा बटा यास भुजा हो गया। ये रिलेशन याद रखेगा, ये रिलेशन से आपको बहुत आसानी से प्रश्न बन जाएगा। आप चलते हैं ऑप्शन में, देखेंगे क्या क्या दिया गया है, उस ऑप्शन के अनुसार देखिएगा।
अभी बताइए ये ऑप्शन में देखिएगा, इस ऑप्शन में बोला गया है कि बताइए इसमें अगर हम बात करते हैं तो जस्ट आपको हम बताएं कि एम ए जो होगा वो क्या होगा, तो एल बटा ई होगा या एफ ई बटा एफ एल होगा। अब जहां जो मिलता है वो देख सकते हैं। ये बताइए अगर एल एम ए का अगर बात करते हैं तो एल गुने ई, तो एम ए एल गुने ई, तो ये तो गलत हो गया। ये बताइए एल बराबर हमको निकालना है तो एम ए गुने ई, तो ये सही दिया गया है। ये वाला देखिएगा ध्यान से, ये ध्यान से देखने पर आपको पता चल गया होगा कि एल अगर करेंगे तो एल निकालेंगे तो एम गुने ई हो जाएगा, मतलब यांत्रिक लाभ गुने क्या हो जाएगा, यास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि एक सेकंड छोटा करना होगा। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि पीसा की मीनार की तिरछी होता है। बोला पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी इसलिए नहीं गिरती है, क्यों? बोला है कि पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी इसलिए नहीं गिरता, क्यों? क्योंकि उसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से होकर गुजरती है। तो ये सही बोला गया है कि उसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से द्वितीय वर्ग के लीवर के संबंध में कौन सा सत्य है। तो द्वितीय लीवर का अगर बात करेगा तो लीवर जो होता है वो प्रयास और बोझ अलम्ब से बीच में होता है। द्वितीय में बोला गया है कि इसका बोला है द्वितीय, तो एफ एल ई हो गया। ये बताइए लोड बीच में आना चाहिए, तो लीवर में प्रयास है जो बोझ और अलम्ब के बीच में होता है, तो प्रयास मतलब इफाट, इफाट में बीच में आया तो ये नहीं होगा। ये बताइए बोला लीवर में बोझ जो होता है वो प्रयास मतलब इफाट और अलम्ब के बीच में होता है, तो ये सही दिया गया है कि प्रयास ई जो है और अलम्ब एफ होता है और लोड ई क्या हो गया, लोड हो गया। तो बोझ जो होता है वो प्रयास मतलब इफाट हो गया और फलक्रम के बीच में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि एक तख्ते की सिरे पर 30 किरगा और 20 किरगा भार के दो बालक बैठे हैं और तख्ता क्षैतिज है। यदि तख्ते की लंबाई 5 मीटर है तो 30 किरगा वाले बालक के अलंब की दूरी क्या होगा। बोला गया है कि एक तख्ते के सिरों पर 30 किरगा और 20 किरगा भार के दो बालक बैठे हैं और तख्ता क्षैतिज है। ठीक है, तख्ता क्षैतिज है। यदि तख्ते की लंबाई 5 मीटर है तो 30 किरगा वाले बालक की लंबाई क्या होगा, अलंब से दूरी क्या होगा, समझेगा। इसे बताइए अगर हम क्षैतिज बनाएंगे तो अगर हम बात करते हैं क्षैतिज का, तो क्षैतिज में बनाएंगे तो दो बालक के दिया गया, ये क्षैतिज हो गया। ठीक है, अभी क्षैतिज में ये बताइए कि एक 30 केजी का लड़का हो गया, तो यहाँ 30 केजी हम लिख लेते हैं और एक क्या होगा 20 केजी का होगा। और यहाँ बोला गया है कि क्षैतिज पर दिखता है और क्या है संतुलित में है, तो संतुलित में होगा तो यहाँ मानते हैं कि इसका अलंब होगा। ठीक है, अब ये बोला 5 मीटर का है, तो पूरा जो रेंज दिया है कितना दिया है, 5 मीटर दिया है। तो बोला है कि जब 5 मीटर तो 30 केजी वाले बालक की अलंब दूरी कितना होगा। तो ये बताइए कि 30 केजी वाले बालक की अगर अलंब दूरी हमको निकालना रहेगा तो 30 केजी वाला के जो यहाँ से दिया गया है उसको हम यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और ये बताइए टोटल 5 दिया है तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस x होगा। अब यहाँ से अरेंज कर दीजिएगा 30 गुने 100 बराबर क्या करिएगा 5 माइनस 100 गुने 20 करिएगा। अब इसमें g इसलिए नहीं ले रहे हैं कि भार गुने भार भुजा जो होता है वो यहाँ g लेंगे तो इस साइड भी g और इस साइड भी g कट जाएगा, इसलिए हम क्या किए हैं कि डायरेक्ट वैल्यू ले लिए हैं। अब ये बताइए कि यहाँ 20 जो आया है वो कटेगा, तो यहाँ बताइए कि A0 से A0 कटेगा, तो यहाँ 3x जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो 10 माइनस 2x आएगा। ठीक है, 2x लेने आएगा तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, तो 5x बराबर कितना था, तो 10 था। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, तो 2 मीटर निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें देखिएगा कितना आया है, तो 2 मीटर आया है। इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि किसी भी बल की अगर हम बात करते हैं, इसमें बोला कि किसी भी बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती है तो बल घूर्ण क्या होता है। बोला गया है कि किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती है तो इसका बल अघूर्ण क्या देखने को मिलता है, तो शून्य देखने को मिलता है। किसी भी बल की क्रिया रेखा अक्ष से होकर गुजरती है तो इसका पूछा है बल अघूर्ण क्या होता है, तो शून्य होता है। और बल अघूर्ण आपको पता है कि बल गुना होता है, बल गुने बलवाहु होता है। ये हो गया बलवाहु और ये हो गया बल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी पिंड पर जो किसी बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है, वो कई बल लगे हो परंतु पिंड संतुलन में हो, तो उन बलों के अघूर्ण की बीजगणितीय योग क्या होता है? तो शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। कहा गया है कि यदि किसी पिंड पर जो किसी बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है और कई बल लगे हो परंतु पिंड संतुलन में हो, तो उन बलों के अघूर्ण का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो शून्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एनालिसिस भी देख सकते हैं। इसका एनालिसिस में कहा गया है कि यदि किसी भी पिंड पर जो किसी बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, कई बल लगे हैं तो परंतु पिंड संतुलन में हो, तो उन बलों के अघूर्ण का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो शून्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अंतरिक्ष में दो उल्का पिंड के द्रव्यमान क्रमशः 7 केजी और 9 केजी है। यदि वो एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर है तो उनका द्रव्यमान केंद्र 9 केजी वाले के पिंड की दूरी कितना होगा? जस्ट पीछे भी एक क्वेश्चन हम बताए थे कि जिसे ये बताइए कि 8 मीटर का कोई दिया गया है दूरी है, ठीक है, ये 8 मीटर का हो गया था। पूरा अगर बात करें 8 मीटर, जिसमें एक दिया है 7 केजी का और दूसरा दिया है 9 केजी का, ठीक है। अभी बताइए कहीं ना कहीं ये बैलेंस एक जगह बीच में होगा। अब बीच में बैलेंस होगा तो बोला गया है कि 8 मीटर है जो पूरा है। अगर पूरा का अगर बात करिएगा तो इसका पूरा जो लंबाई दिया है वो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? तो 8 मीटर दिया है। अब पूछा है 9 केजी का, तो 9 केजी यहाँ है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो दिया गया होगा, अगर x दिया होगा तो इस तरफ कितना दिया होगा? तो 8 माइनस x हो गया। अब कुछ ना करना है, 7 गुने 8 माइनस x करना है, बराबर इस तरफ कितना करेंगे? तो 9 गुने x करेंगे। ये बताइए कि 7 से यहाँ गुना करेंगे तो 8 से 56 हो जाएगा, तो 56 माइनस 7x बराबर 9x हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 16x बराबर 56 हो गया। 16x बराबर 56 हो गया। तो x अगर निकालना चाहेंगे तो 16 48 हो गया, 8 5 13, 16 25 80 हो गया, 3.5 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ न करना है, ये दोनों देने फलक्रम के बराबर कर देना है। अगले प्रश्न देखिएगा। 40 नंबर प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्न चित्र में दिया गया है, निम्न चित्र में प्रदर्शित बल युग्म का अघूर्ण क्या होगा? तो ये बताइए कि बल युग्म का हम टाउ बराबर बताए थे कि R गुने F होता है। ये बल हो गया और ये बलवाहु हो गया। अब ये बताइए कि यहाँ बल कितना लग रहा है? तो 20 न्यूटन लग रहा है, तो 20 न्यूटन हो गया। एक सेकंड, ये बताइए बलवाहु 4 मीटर है तो 4 हो गया। अब कितना है? तो 20 न्यूटन बल है, तो यह हो जाएगा 80 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखने का प्रयास करिएगा। इसमें बोला गया है कि 3 अश्व शक्ति, बोला गया है कि 3 अश्व शक्ति का एक मोटर की पहिया 1200 चक्कर प्रति मिनट घूमती है, तो इसके द्वारा लगाया गया बल अघूर्ण क्या होगा? तो ये बताइए, बल अघूर्ण का आपको फॉर्मूला भी पता है कि जो टाउ जो होता है वो बल अघूर्ण क्या होता है? तो बल अघूर्ण जो होता है वो बल गुने बलवाहु होता है। क्या होता है? तो बल गुने बलवाहु होता है। हम कह सकते हैं कि बल गुने क्या होता है? तो बलवाहु होता है, F गुने R होता है। अब ये बताइए कि F गुने R होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टाउ जो होता है, बल अघूर्ण जो होता है, वो बल अघूर्ण क्या हो गया? तो F गुने T हो गया। अब यहाँ से P हम शक्ति अगर निकालना चाहेंगे कि शक्ति यहाँ से हम देखेंगे, तो ये बताइए कि शक्ति P बराबर का किस अश्व शक्ति के केस में दिया है, तो आपको पता है कि W/T होता है। अब ये बताइए W का अगर बात करेगा तो W का क्या होगा? तो आपको पता है कि F गुने हम कह सकते हैं कि बल गुने विस्थापन। तो बल गुने विस्थापन को हम क्या लिख सकते हैं? तो F लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं। तो बल गुने विस्थापन को हम क्या लिख सकते हैं? तो F हो गया। और F को ना F के केस में ना लेके हम क्या लेंगे? टाउ के केस में लेंगे, क्योंकि ये भी बल है और ये भी बल अघूर्ण है। जैसे F भी बल है और ये बल अघूर्ण हो गया। और कोणीय विस्थापन लेंगे, कोणीय विस्थापन को हम थीटा से डिनोट करते हैं और बटा नीचे क्या ले लेंगे? समय ले लेंगे। अब ये बताइए कि थीटा कोणीय विस्थापन अगर बात करेगा तो ये क्या होता है? 2πn होता है। 2πn होता है। अब ये बताइए कि यहाँ से हमको निकालना क्या है? तो निकालना बोला गया है कि इसका लगाया गया बल निकालना है, तो हमको क्या निकालना है? टाउ निकालना है। तो ये बताइए टाउ निकालेंगे तो ये बताइए P गुने
टी और बटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। पी गुने टी थीटा हो गया। अब ये बताइए 3 अश्व शक्ति दिया है और 1 अश्व शक्ति आपको पता है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितना होता है, तो 746 वाट बराबर होता है, 746। अब ये बताइए 3 एचपी अगर निकालना रहेगा तो 3 एचपी को क्या करेंगे, तो 3 गुने 746 कर देंगे। तो कुछ न करना है कि टाउ दे दिया है 3 गुने 746, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 746, और टाइम कितना दिया है तो प्रति मिनट दिया है, तो प्रति मिनट को 60 सेकंड हम लिखेंगे। और ये बताइए 2 हो गया, थीटा का मान 2 पाई, तो पाई का कितना ले लेंगे तो 3.14 लेंगे 2 पाई, और एन कितना दिया है तो 1200 दिया है, एन कितना दिया है तो 1200। तो ये बताइए 2 गुने 3.1 गुने 3.14 गुने ये 1200 हो जाएगा, एन हो गया। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा तो पी गुने टी हो गया। अब यहाँ से जो टाउ आप निकालिएगा, वो टाउ का आंसर जो आपको देखने मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 18 न्यूटन देखने को मिलेगा। तो काट छाट करिएगा तो कितना हो जाएगा 18 न्यूटन। काट भी सकते हैं कि 1 0 से 1 0 हो गया। ये बताइए 1 सेकंड, ये बताइए कि 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ देखिएगा 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ अगर करिएगा तो 6 हो गया, तो 6 दूनी 12, तो 20 मरतबे यहाँ से ए कट जाएगा, 20 मरतबे यहाँ से कट गया। ये बताइए ये हो गया 14 दूनी हम कर सकते हैं, तो लगभग 2 मरतबे ये भी कट जाएगा, 746, 3 दूनी 6, तो यहाँ से ये भी कट सकता है, ये 20 हो गया। और 20 से करिएगा तो इसका जो पूरा कैलकुलेशन करके आपको आंसर देखने को मिलेगा कितना, तो 18 न्यूटन मीटर देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा। इसे लगभग अगर बात करेगा तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आता है 17.8 न्यूटन मीटर आता है, लेकिन इसका लगभग में दिया गया है 18 न्यूटन मीटर। तो आपको यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू 17.8 आता है, उसी को लगभग में 18 न्यूटन मीटर लिया गया है। ठीक है, फिर से हम समझा देते हैं, एक बार देखिएगा फिर से। हम क्या कहें कि यहाँ जो P बराबर होता है वो क्या होता है, W/T होता है। अभी बताइए W बराबर आपको पता है कि F गुने S होता है। F को बल है, तो बल को बल की जगह पर हम बल अघूर्ण लेंगे, तो बल अघूर्ण का टाउ ले लिए। ठीक है, और ये बताइए कि विस्थापन को हम कोणीय विस्थापन थीटा ले लिए, बटा T हो गया। हमको निकालना क्या है, तो टाउ निकालना है, तो टाउ बराबर हम क्या करेंगे, तो P गुने T कर देंगे, P गुने T बटा क्या करेंगे थीटा, और थीटा की जगह पर हम क्या लेंगे, तो 2 पाई n लेंगे। अभी बताइए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बताइए शक्ति, और शक्ति की बताए हैं, शक्ति में क्या हो जाएगा, तो 3 गुने 746 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 746, क्योंकि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। तो 3 अश्व शक्ति, तो 3 गुने 746 गुने टाइम कितना, तो 60 सेकंड, और बटा 2 गुने 3.14 और गुने क्या हो जाएगा, तो एन का दिया है 1200, एन का कितना दिया 1200। इसका जब काट छाट करिएगा तो इसका जो वैल्यू देखने को मिलेगा वो 17.8 न्यूटन मीटर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका लगभग कितना हो जाएगा, तो 18 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो वही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अच्छा, यहाँ से आगे आपको IT लिटरेसी समझिएगा। अब यहाँ ये बताइए कि इसमें हम आपको लीवर एंड सिंपल मशीन भी कंप्लीट करवा दिए, लीवर एंड सिंपल मशीन भी कंप्लीट करवा दिए। तो यहाँ से आपको 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ से 1 लाइनर भी देखिएगा, 1 लाइनर भी फैक्ट बनाया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जो भी और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनको लिए हम बताते हैं कि हम प्लेटफार्म का हम पहले ही एनालिसिस करवाए हैं, बेसिक साइंस का भी और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी, तो उसको भी जरूर लीजिएगा। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।